गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th A1 A2। अब ये आपका दूसरा सबक है तहज़ीबुल इखलाक की अदबी खिदमत। तो इस सबक का खुलासा मैं तुम लोग को लिखवा रही हूँ बच्चों। तो देखो बच्चों, सर सैयद अहमद ख़ान ने ये मज़मून तरक्की इल्मुल निशा के उन्वान से लिखा था। इस मज़मून में इन्होंने ज़ुबान को आसान से आसान तर बनाया, इस इबारत से गुरेज किया जो दिल पर असर अंदाज नहीं होती थी। इन्होंने तुक बंदी से हटकर इबारत की सादगी पर तवज्जो की। इससे लोगों के ख़यालात में फ़र्क रूनुमा हुआ और अखबारात व रसाइल की ज़ुबान उम्दा और सहल होने लगी। सर सैयद कहते हैं कि हमारे पास वो ज़राए मौजूद हैं जिससे हमारी मालूमात में इजाफ़ा हो और हमारे ख़यालात को वसीयत मिले। ये कमी इसी वक्त दूर हो सकती है जब मुख्तलिफ़ मुसम्मिन की किताबें उर्दू में मौजूद हो। साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम इसी मकसद के तहत किया गया था, मगर वो कौम की बेतवज्जही का शिकार होकर रह गई। अब देखो बच्चों, सर सैयद के ज़माने में सिर्फ शायरी का बोलबाला था। सर सैयद और ज़फ़र ने कुछ अच्छी गज़लें कही थीं। नस्र में मीर अमन ने सादा नस्र लिखी, मगर मज़मून निगारी और मीर अमन की नस्र में काफ़ी फ़र्क था। बाज़ लोग उर्दू में अंग्रेज़ी अल्फाज के आमेजिश को अच्छा नहीं मानते। वो नहीं सोचते कि इससे ज़ुबान के अल्फाज के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा होगा। अगर अरबी ज़ुबान के इल्म व अदब को देखें तो पता चलता है कि अगर इस ज़ुबान में जदीद अल्फाज शामिल होना बंद हो जाते तो ये ज़ुबान भी संस्कृत की तरह मुर्दा ज़ुबान हो जाती। ज़ुबान की कोई हद नहीं होती, वो हमेशा तरक्की पसंद होती है। अरबों ने जब इल्म तिब को अपनाया तो अरबी ज़ुबान में यूनानी अल्फाज को शामिल किया। बरअक्स इसके उर्दू ज़ुबान में साइंस वगैरह की इस्लाहें मौजूद नहीं है। दूसरी ज़ुबान के अल्फाज को अपनी ज़ुबान में शामिल करना लुत्फ़ ज़ुबान और वसीयत ज़ुबान का बाश होता है। लिहाजा ज़ुबान को लेकर तरह तरह के एतराज़ात उठाना फिजूल है। सर सैयद के ज़माने में उर्दू शायरी सिर्फ़ आशिकाना गज़लों, मदीहा कसीदों, हिज्र के कतों और कहानी की मसनवी तक महदूद थी। इस वक्त के शोरा दूसरी किस्म के मुज़ामिन जो दर हकीकत ज़िंदगी के कई शोबों से मुताल्लिक़ होते थे का अहाता नहीं करते थे। नज़्म के औज़ान भी बहुत मामूली थे और दरीफ़ व काफ़िया की सख्त पाबंदी की वजह से नज़्म को एक नई शक्ल देना मुश्किल था। खुशी की बात है कि जिन नक़ाइस के बिना पर सारी नज़्म महदूद होकर रह गई थी, इसी तरह आने वाले शोरा ने तवज्जो दी और 1874 ईस्वी में अंजुमन पंजाब की तहरीक से कुदरती शायरी का आगाज़ हुआ। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस किस्म के मुशायरे की बुनियाद डाली, जिनसे न सिर्फ कुदरती शायरी का आगाज़ हुआ बल्कि मुख्तलिफ उन्वात के तहत नज़में लिखी जाने लगी। लोगों ने इस किस्म की शायरी को बहुत पसंद किया और यहाँ से हमारी शायरी को एक नया मोड़ मिला जो दिल में असर करने वाला था। तो बच्चों, ये खुलासा तुम्हारी तहज़ीबुल इखलाक की अदबी खिदमत का था। तो बच्चों, इसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और मैं तुम लोग को गज़ल में अब दूसरी क्लास में गज़ल में तुम लोग को जौक पढ़ाऊँगी। जौक है ना, तो इसे हमने बहुत ढूंढा ना पाया। जौक पढ़ाऊँगी बच्चों, उसे तो आप लोग अपनी कॉपी पे कर ही लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो
तो सोच रही हूँ गज़ल भी तुम लोग को पढ़ाई डालूँ। देखो बच्चों, इसे हमने फर्स्ट ईयर, इसे हमने बहुत ढूंढा ना पाया, अगर पाया तो खोज अपना पाया। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ज़ौक कह रहे हैं कि मैंने दर दर की खाक छान डाली, मगर मैं इसको ना ढूंढ पाया जिसको मैं अपना दिल देना चाहता हूँ। अलबत्ता इसकी तलाश में खुद को खो बैठा हूँ। जिस इंसान को सख्त दुनिया ना पाया, फरिश्ता इसका हम पाया ना पाया। अब यहाँ पे शायर कह रहा है, जो इंसान दुनिया का तलबगार नहीं होता, वो बेशक फरिश्ता सिफत होता है। अब है मुकद्दर ही पे सोगवार सोजियां हैं, तो हमने यहाँ ना कुछ ना खोया ना पाया। अब यहाँ पे शायर जौक कह रहे हैं कि नफ़ा और नुकसान का ताल्लुक अगर तकदीर से है, तो इस जहां में आकर हमने अगर कुछ पाया है, पाया नहीं तो कुछ खोया भी नहीं। सुराग उमर रफ्ता हो तो क्यों कर कहीं जिसका निशा पाया ना पाया। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि ज़िंदगी हुई उम्र अगर अपने कदमों के निशान या माजी के निशान छोड़ जाती है, तो मुमकिन था हम इसकी बाबे को जान लेते, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अहाते से फलक के हम तो कब के निकल जाते, मगर रास्ता ना पाता। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि हम इस दुनिया से ऊब चुके हैं, मगर इस दुनिया से निकलने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय मौत के, जो अपने वक्त पर आकर रहेगी। अब आखिरी शेर है, कहे क्या है जख्म दिल हमारा, दहन पाया लब गो या ना पाया। अब यहाँ पे जौक कह रहे हैं कि महबूब की बेइत्तेफाकी से हमारे जख्मी दिल की ये कैफियत हो गई है कि मुंह में ज़ुबान होने के बावजूद हमने अपने लबों को सी लिया है। अब है दूसरा शेर आपका, बुलबुल हूँ सहन बाग से दूर और शिकस्ता पर, परवाना हूँ चिराग से दूर शिकस्ते पर। अब यहाँ पर जौक कह रहे हैं कि अपनी महरूमी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं इस बुलबुल की मानिंद हूँ जो अपने टूटे हुए बाजुओं के सबब चमन में लुत्फ अंदोज से महरूम है। मैं उस परवाने की तरह हूँ जो अपने शिकस्ते परों के सबब चिराग से दूर रहता हूँ। क्या ढूंढते हो? अब यहाँ पे शायर कह रहे हैं, क्या ढूंढे दस्त गुमशुदगी में मुझे की है अनका मेरे सुराग से दूर शिकस्ते पर। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि मैं अनका एक फर्जी परिंदा है जो जख्मी और शिकस्ता है, और वो इस वसी सेरा में मुझे किस तरह तलाश कर सकता है। अब इस मुर्ग नातवा पे ये हसरत जो रह गया, मरगान को वो राग से दूर शिकस्ते पर। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि मुझे इस कमज़ोर मुर्ग पर अफसोस होता है जो अपने साथियों के साथ कारवां की शक्ल में था, मगर अब बिछड़ गया है और पहाड़ और जंगलों से काफ़ी दूर है। अब दूसरा शेर देखो, खुद उड़ने के पहचाने नामे जो हो मुर्गनामे बर, इस शोक दिमाग से दूर और शिकस्ते पर। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि महबूब तक हमारा खत ले जाने वाला परिंदा अगर रास्ते में ही जख्मी हो जाता है, तो हमें इसका कोई मलाल नहीं। हमारा खत इंतहाई शोक में खुद ही उड़कर महबूब तक पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर करता है दिल का कसद कमादार तेरा पर है निशान दाग से दूर और शिकस्ते पर। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि तेरी बेवफाइयों का तीर मेरे दिल को छलनी करने पर आमादा है, मगर अफसोस कि तेरी जफाएं ऐसा करने से कासिर है। अब आखिरी शेर आपका, ए चौक मेरे तायरों को कहाँ फराग की कोसों है वो फराग से दूर और शिकस्ते पर। अब यहाँ पे चौक कह रहे हैं कि मेरे बेचैन दिल की परवाजी का आलम ना पूछ, वो महबूब की याद में इस कदर मुस्तरब है कि इसे सुकून मैसर नहीं आता। अब आखिरी शेर आपका, वक्त पीरी सवाब की बातें
ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں۔ اب ذوق کہہ رہے ہیں کہ ضعیفی کے عالم میں اگر کوئی جوانی کی تذکرہ کرے تو وہ ایک خواب کی مانند لگتا ہے، کیونکہ جوانی اب گزرے وقت کی بات ہو کر رہ گئی ہے۔ اب تجھ کو رسوا کرے گی خواب اے دل، تیری یہ اضطراب کی باتیں۔ اب یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ محبوب کی جستجو میں تیری یہ مضطراب سی کیفیت مجھے جلیل اور رسوا کر دیں گی۔ سننے میں اس کو چھیڑ کر ہم کس مزے سے عتاب کی باتیں۔ اب یہاں پہ ذوق کہہ رہے ہیں کہ محبوب سے دل لگی اور چھیڑ چھاڑ کرنے پر اس کا غصہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے لاسٹ سے تم لوگ کا ذکر کیا ذوق عشق میں اے ذوق ہم سے ہوں صبر و تاب کی باتیں۔ اب یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ محبوب کا ذکر ہونے پر اس قدر مضطرب ہو جاتے ہیں کہ صبر و تاب کی باتیں محال ہو جاتی ہیں۔ تو بچوں میں نے تم کو تہذیب الاخلاق کی ادبی خدمات کا خلاصہ بتایا اور ذوق کی تشریح بتائی، جسے آپ لوگ بچوں اچھے سے سمجھ کر اپنی کاپی پر کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے بچوں؟